तो फिर लिस्टिंग ठीक है। ईटीएल टेस्टिंग से पहले हम लोग को बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, लाइक टेस्टिंग क्यों होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टेस्टिंग के कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो उसके पहले किसी भी टेस्टिंग का जो बेस होता है वो होता है मैनुअल टेस्टिंग, क्योंकि आपको इंटरव्यू में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यही मैनुअल से ही पूछे जाएंगे। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, बट मैनुअल ही बेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैनुअल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करेंगे पहले ठीक से। फिर हम लोग करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है डेटाबेस से डील करने के लिए। ठीक, अब डेटाबेस क्या है? जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, कोई भी एप्लीकेशन, मतलब आप फाइनेंशियल एप्लीकेशन ले लीजिए, सोशल जो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स वाई जेड, कोई भी, सबका एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस में क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो स्टोर कराई जाती है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं वहां से, जैसे वहां से हम क्या करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन फेच करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। तो उसी, जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा हमारे डेटाबेस में है, मैं अभी पूरी चीज बताऊंगा डेटाबेस से रिलेटेड भी आपको, उस सारी चीज को हम लोग फिर जो है कहीं दूसरे जगह, जहाँ एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं, डेटा वेयर हाउस जिसको कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ईटीएल टेस्टिंग का, मैं डायरेक्ट हल्का हल्का वहां जंप कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, अलग अलग डेटाबेसेस से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग फैक्ट फाइल्स होती हैं, अलग अलग हम लोग करेंगे उसको, वहां से क्या करेंगे, हम सारे डेटा को निकाल के एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। ये होता है डे टू डे का डेटा होता है। डे टू डे का डेटा मतलब, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई हम्म, कोई मान लीजिए फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाया आपने, तो आप क्या कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, अब जो साइन अप कर रहे हैं, जो साइन अप आप कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपना नेम डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर उक्चर, जो भी चीजें आपसे मांग रहा है वो आप सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं वहाँ। तो आप साइन अप में क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टेंट डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर फेसबुक को अपनी पॉलिसी बनानी है, कोई पॉलिसी ऐसी बनानी है कि कोई ऐसी पॉलिसी उसको लानी है जो सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए है जो 10 साल से ज़्यादा फेसबुक पे आ चुके हैं, मान लीजिए प्रीमियम कस्टमर उनको छांटने हैं, या फेसबुक को अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी है, तो वो एनालिसिस क्या इस डेटा से हो पाएगी? जो डे टू डे डेटा है उससे तो हो नहीं पाएगी। आपको बिजनेस की एनालिसिस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए हो, सो डेट आप फ्यूचर फॉरकास्ट कर सकें कि हाँ आने वाले समय में, अगले 10 साल में इसका ग्राफ इस तरह होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा। उसके लिए फिर अलग अलग टूल्स आते हैं, बीआई टूल्स होते हैं। हम लोग इंफॉर्मेटिका को करेंगे, तो इंफॉर्मेटिका में एकदम थोड़ा सा है, जिससे जितना टेस्टर को जरूरत है। बेसिकली इंफॉर्मेटिका एक डेवलपर्स टूल है, डेवलपर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसक्यूएल। एसक्यूएल हो गया, फिर ईटीएल इसी में। इसके बाद जब आप ये दो चीजें कर लेंगे, बेसिक मैनुअल के और एसक्यूएल, तो यहीं से रास्ता खुल जाता है। फिर देखिए, जिसको भी फिर अगर मैनुअल टेस्टिंग में ही जाना है तो वो एपीआई करेगा। फिर थोड़ा सा एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दो अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, जो भी आपको फ्रंट एंड बैक एंड, अभी मैं दिखाता हूँ फ्रंट एंड क्या क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। इन दोनों के बीच जो है एपीआई वर्क करती है। तो कहीं उसके बाद आप यहाँ से मैनुअल में जा सकते हैं बड़े आराम से, मैनुअल टेस्टिंग में एज अ मैनुअल टेस्टर। कुछ लोग गए भी थे पिछली क्लास में, अभी वो मैनुअल में है तो उनको ही टेल करना है। ठीक है, यही एसक्यूएल जब आप कर लीजिएगा तो आप डेटा बेस जो होता है, उस डेटा बेस की टेस्टिंग के लिए भी टेस्टर रखे जाते हैं, तो आप डेटा बेस टेस्टर बन सकते हैं इसी एसक्यूएल को करने के बाद। उसके बाद इसी एसक्यूएल को जब आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आप जो है ईटीएल टेस्टर बन जाइएगा।
ETL टेस्टर, डेटा वेयर हाउस टेस्टर, जो भी होता है अलग अलग इसमें वो है, और फिर आगे आगे के सारे फील्ड्स खुल जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं पहले थोड़ा सा, जो लोग एकदम आईटी के लिए नए हैं, कि होता क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है। ये तो ये हो गया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर क्या क्या ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, हम लोग को अगर कोई चीज़ लेनी है, ऑनलाइन बाई करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे गए और चीज़ ऑर्डर किए, और फिर वो डिलीवर हो जाती है। इन द सेम वे, एक कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, या मुझे अपना वेबसाइट हो गया, ठीक, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। अगर मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी बहुत सी साइट्स है, फ्रीलांसर तो एक साइट है, उस साइट पे जाऊँगा, अपनी रिक्वायरमेंट डाल दूँगा। ठीक, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और कौन इसको मुझे दे सकता है। तो फिर क्या होगा कि मल्टीपल वेंडर्स होंगे, बहुत सी, हर कंपनी के, जो कंपनी की मार्केटिंग टीम होती है, हर कंपनी में अलग अलग टीम होगी, जैसे मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, अकाउंट्स की टीम होती है, ठीक है। इसी तरह आईटी में जो डेवलपमेंट जो करते हैं लोग वेबसाइट का, और ये उसमें एक डेवलपमेंट टीम होती है। हम लोग क्या होंगे, हम लोग इस डेवलपमेंट टीम का पार्ट होंगे, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट टीम फिर दो पार्ट में बटी होती है। होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और एक होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, ठीक। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम ये है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। और टेस्टर का काम क्या है, वो उस एप्लीकेशन को बग फ्री बनाएंगे। अब बग फ्री क्या है, हम लोग आगे बताए, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है। उसको बग फ्री बनाएंगे। बग फ्री का मतलब एक तरह से ये हो गया कि मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन है, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, एक फेसबुक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे सिंपल यही सबने यूज किया होगा। यहाँ यूजर नेम होता है, यहाँ पासवर्ड होता है, तो ये लॉगिन का बटन होता है। तो ऐसे में यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन का बटन, अगर ये एप्लीकेशन, ये रिक्वायरमेंट है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा कुछ पेज चाहिए, फेसबुक पेज ऐसा चाहिए कि इसमें यूजर नेम हो, पासवर्ड हो और लॉगिन हो, तो क्या आप इसके साथ और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अटैच हो जाती हैं, जैसे कि यूजर नेम जो हो वो वैलिड हो। वैलिड हो का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने यूजर नेम साइन अप के टाइम डाला था, साइन अप, सबसे पहले आप साइन अप करते हैं, तो साइन अप के टाइम आप एक नेम डालते हैं, ठीक। आप जो नेम डाल रहे हैं या ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है कि यूजर नेम आप क्रिएट कीजिए, उसी यूजर नेम से आप लॉगिन करते हैं, ठीक। तो अभी ये आपको समझ में आएगा कि ये जो साइन अप आप कर रहे होते हैं, ठीक है, इस साइन अप का और फिर लॉगिन के बीच कनेक्शन क्या है, और इसी दोनों के बीच जो है हमारा डेटाबेस रोल प्ले करता है अपना। मान लीजिए कि एप्लीकेशन, हमारा जो क्लाइंट है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए फेसबुक का यूजर नेम, पासवर्ड होना चाहिए, लॉगिन का बटन होना चाहिए पेज पे। अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो डेवलप करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। आप एज अ टेस्टर क्या कीजिएगा, एज अ टेस्टर क्या कीजिएगा आप, कि उसको वेरीफाई कीजिएगा वो वैसे ही सेम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए डेवलपर ने आपको बना के दिया एक पेज, कई बार आप देखते हैं कि पेज आपको खोलिए तो 404 एरर आ जाता है। कई बार आप पेमेंट करने जाते हैं तो 502 बैड गेटवे आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ये भी करेंगे। तो कई बार क्या होगा कि आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि एज ए टेस्टर आपको ये वेरीफाई करना होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आपके पास क्या रहेगा, आपके पास इसके लिए एक SRS
डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। एसआरएस डॉक्यूमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट। ये कैसे बनता है, क्या बनता है, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक। एक चीज और बता दूं, ये थ्योरी का पार्ट है कि आपके पास एसआरएस डॉक्यूमेंट रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और आपको अपने से टेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, चलिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर आया और बता दिया कि यार इनके ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है और आप जो है इसको टेस्ट कर लो। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे इसमें इतनी चीजें होंगी, अब अगर 200%, अगर मान लीजिए कि हाँ ठीक है, ये क्या बता रहा था? सबने इसको अब अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये जो यूजर नेम लिखा है, ठीक है, वो पूरा कैपिटल में होगा यूजर नेम, या ये कैमल में होगा? कैमल का मतलब होगा यू कैपिटल हो गया, यूजर में नेम में एन कैपिटल हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपको रखना क्या है? ये सारी चीजें एसआरएस में मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है डिजाइन। डिजाइन मिलता है आपको। डिजाइन में क्या मिलेगा आपको? जो भी कंपनी का लोगो होगा, हर कंपनी का लोगो अलग अलग है, ठीक है। वो लोगो कैसा रहेगा, वो लोगो एग्जैक्ट है कि नहीं है वेबसाइट पे। कई बार आप देखिएगा, कोई भी वेबसाइट खोलिएगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे यही लोगो है, चलिए अभी के लिए इसी को ले लेते हैं, ये लोगो है अगर, तो ये जो सरकारी रिजल्ट में सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका जो कलर है वो ब्लू है। अगर यही कलर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट में अगर आपको ब्लू दिया है, आपका काम क्या है एज अ टेस्टर कि इसको वेरीफाई करना कि ब्लू कलर में है या नहीं है, ये लोगो ऐसे ही है या नहीं है, सेम यही चीज आपको वेरीफाई करनी होगी। ये क्या है? यूआई टेस्टिंग है, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, ठीक है। जो सरकारी रिजल्ट लिखा है ये व्हाइट में लिखा हुआ है, ये सारी चीज। तो ये व्हाइट में रहेगा या ब्लैक में रहेगा किसी और चीज में, ये डिजाइन आपको मिलता है, आपको सिर्फ वही चीज वेरीफाई करनी होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन हो गया, मतलब यूआई हो गया, ठीक है। ये चीज आपको डॉक्यूमेंट में, यूजर डॉक्यूमेंट एसआरएस में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि फंक्शनैलिटी क्या है। अभी इसको मैं आगे बताता हूँ फंक्शनैलिटी वगैरह, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? ठीक है, रिक्वायरमेंट मार्केटिंग टीम होती है, डेवलपमेंट टीम होती है। डेवलपमेंट टीम में डेवलपर्स होते हैं। डेवलपर का काम क्या है? जो भी एप्लीकेशन एज पर डिजाइन उनको मिला है, उनका काम ये है कि वो उस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। एज अ टेस्टर आपका काम क्या है? एज अ टेस्टर आपका काम ये है कि आप बग फ्री बनाइएगा। कैसे बग फ्री बनाइएगा? कि जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट में है उसको आप वेरीफाई कीजिएगा, एज पर डिजाइन वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी लोगो, जो भी कलर दिया गया है आपको, एज पर कलर वो है कि नहीं है, एज पर फॉन्ट वो है कि नहीं है। ये सारा मैनुअल का काम होता है। मैनुअल टेस्टर में जब आप जाइएगा तो ये सारे काम आपको करने होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ थोड़ा सा और ठीक से बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या है फ्रंट एंड, क्या है बैक एंड, क्या है। वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो डेवलपमेंट टीम हो गई, टेस्टिंग टीम हो गई। आपका काम क्या है टेस्टर का? आपका काम है बग निकालना। उसमें से बग ये होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने जो आपको दिखाया अभी, देखिए ये, ठीक है, ये जो कलर है, मान लीजिए रेड है, पता नहीं चेरी कलर जो भी है, ठीक है। अगर ये डिजाइन में आपको चेरी मिला हुआ है और बट ये अगर ग्रीन कलर में यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया? ये एक बग हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? ये एक बग हो गया टेक्निकल टर्म में।
बग क्या है? मिसमैच है किसके बीच में? जो एक्सपेक्टेड है, जो आपका एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए वर्सेस एक्चुअल जो आपका है। अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है, तो आपका जो टेस्ट केस होगा वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। टेस्ट केस क्या है? आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं, ठीक है, मैनुअल टेस्टर में। जैसे मान लीजिए यहीं पे है कि ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। फेसबुक वाला सबसे सही एग्जांपल है। यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन, ठीक। अब ठीक है, मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट आपको दी गई कि अगर ये हो गया यूजर नेम, ये हो गया पासवर्ड, और ये हो गया लॉगिन बटन, और यहाँ स्टेटस में डाल रहा हूँ। अब मुझे बस ये बताइए कि अगर यूजर नेम वैलिड है, पासवर्ड वैलिड है, और लॉगिन बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप जो फेसबुक का पेज है लॉगिन कर जाइएगा कि नहीं कर जाइएगा? चल ठीक है, मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी कि जैसे ही आप यूजर नेम वैलिड डालिएगा, पासवर्ड वैलिड डालिएगा, बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? लॉगिन कर जाइएगा। तो इसमें क्या होगा, जो केस, जो स्टेटस होगा आपकी टेस्ट केस का, वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मान लीजिए ये भी तो केस हो सकता है कि आपने यूजर नेम नहीं डाला, ठीक, आपने पासवर्ड नहीं डाला, और बाकी काम आपने ठीक किया है। आपने पासवर्ड वैलिड डाल दिया इस वाले केस में, बटन पे क्लिक किए, आपने यहाँ पे क्या किया? वैलिड डाल दिया यूजर नेम, और पासवर्ड नहीं डाला है, और बटन पे क्लिक किया। तो इन दोनों केस में क्या होना चाहिए? इन दोनों केस में आपका टेस्ट केस फेल कर जाना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है एज अ टेस्टर। ऐसा ना हो कि किसी का यूजर नेम अगर मुझे पता है, ठीक है, मान ली इस केस में क्या हो रहा है, ये एक केस है, मान ली ये तो केस में क्या हो रहा है, इस केस को बहुत ठीक से देखिए, आपको समझ आएगा कि अगर आपके किसी ऐसे आदमी, किसी तीसरे आदमी को आपका यूजर नेम पता चल गया है, ठीक है, और उसको उसका पासवर्ड नहीं, आपका पासवर्ड नहीं पता है, तो उसने क्या किया? आपका यूजर नेम लिया, पासवर्ड नहीं डाला, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया, और फिर अगर वो इंटर कर जाता है आपके अकाउंट में, तो ये क्या हो गया? ये इस केस में आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। इन द सेम केस, अगर वो यूजर नेम उसको नहीं पता है, और उसको अगर पासवर्ड पता चल गया, और उसने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो फिर आपका सारा का सारा डेटा, अगर वो ये टेस्ट केस अगर फेल नहीं होता, मान लीजिए पास हो जाता है, मतलब अगर आपने सिर्फ यूजर नेम नहीं डाला, सिर्फ पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, और सीधे आपको लॉगिन हो गया, तो ये क्या हो गया? ये फेल हो जाए, ये जो है आपका पूरा का पूरा किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है, पूरा डेटा इधर उधर हो सकता है। तो प्राइवेसी के लिए आपको एज अ टेस्टर क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कोई भी बग, ये भी क्या हो गया? ये भी एक बग है, ये भी एक बग है। तो आपको ऐसे अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, ये आपका ही काम होगा। जैसे ही आप क्लास के साथ करते आएंगे, अंत तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे केसेस बनाने होते हैं। अब इसी में मैं और दिखा दूं अगर आपको कि ठीक है, ये अभी आपने कुछ नहीं डाला, एक केस तो ये हो गया कि आपने कुछ नहीं डाला, नल, ठीक। एक केस ये भी तो हो सकता है आपने इनवैलिड डाल दिया, इनवैलिड यूजर नेम, या इस केस में इनवैलिड पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड भी इनवैलिड है, ठीक। तो इन सारे केस में भी तो फेल होना चाहिए टेस्ट केस। इन सारे केस में भी तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है।
मान लिया आपने इनवैलिड यूजर नेम डाला, इनवैलिड पासवर्ड डाला और यहाँ लॉगिन बटन क्लिक करने की जगह रिफ्रेश कर दिया पेज को, तो भी तो अगर आप अकाउंट में लॉगिन कर जा रहे हैं तो ये भी तो एक इशू है। तो आपको क्या करना है एज ए टेस्टर, आपको सारे इश्यूज कवर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा बग निकालना है, ताकि जब यूजर के पास वो एप्लीकेशन जाए तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है किसी भी तरह की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, फंक्शनलिटी अच्छी तरह से काम करती हो। यही काम होता है टेस्टर का। अब चलते हैं, एक मिनट, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो फिर डेवलपमेंट में किस तरह से टेस्ट केसेस बनेंगे, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ ना, कुछ तो बोल देना। नहीं भैया, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद एक ठीक है, अच्छा, मैं एक बार ये बता दूं कि इसमें आईटी में काम किस तरह से होता है, ताकि आपको एकदम ठीक से आइडिया लग जाए। ठीक है, मैंने बताया आपको कि फ्रीलांसर एक साइट है, ऐसे 1000 साइट होती हैं। वो क्या करते हैं, आते हैं, क्लाइंट आएगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा, कंपनी के जो मार्केटिंग टीम के लोग होंगे वो उससे बात करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, वो अपना बजट वगैरह डिसाइड करेंगे, एंड देन क्या होता है, मार्केटिंग टीम क्या होती है, यहाँ से बाहर हो जाती है, मार्केटिंग टीम एग्जिट कर जाती है। फिर आती है पूरी की पूरी डेवलपमेंट टीम। अब डेवलपमेंट टीम में क्या है, डेवलपमेंट टीम में डेवलपर होंगे, टेस्टर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा एक। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम ये है कि क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के बीच ये काम करता है एज अ ब्रिज। ठीक, ये क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझेगा। पहली बार क्या होगा, पहली बार प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट की मीटिंग होगी, जब मार्केटिंग टीम बाहर हो जाएगा तो, बाहर हो जाएगी तो फिर उस मीटिंग में क्या होगा, क्लाइंट ये बताएगा, रफ आइडिया देगा कि मुझे कैसा जो है, एक रफ आइडिया वो देता है कि मुझे कैसा ऐप बनवाना है या कैसी वेबसाइट बनवानी है। तो पीएम जो उस चीज को लिखेगा, सारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो सारे डॉक्यूमेंट उस समय जो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा वो क्या होता है, BRS, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट। ये पहली मीटिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा। फिर वो क्या करेगा, इसी BRS को जब वो टेक्निकल वर्ड्स में टेक्निकली इस पूरे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेगा, तो यही BRS क्या होगा, अब इसका नाम हो जाएगा SRS। मैं इसी SRS की बात कर रहा था। तो आपको ये समझ आ गया कि ये SRS कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्लाइंट की मीटिंग के बाद ही ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, टेक्निकल टीम उस चीज को ठीक से समझ सके, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि वो उस डॉक्यूमेंट को टेक्निकली कन्वर्ट करे। फिर SRS आपको मिल गया। अब So इसके he, बाद hello, yes, Yeah. Gautam. So here is technical department is the like developer, right? Yeah, in the technical departments, there are different positions like developers, testers, and they work together. And DevOps also comes into technical department. And Sorry, so as you said, the CRS is made by the PA. So here my question is like, so when it is converted into SRS, yeah, so who is the technical department? Like, is there like the like wait, developer or wait, like any other people? wait. Look here. This is the development department. Okay. Yeah, okay. In development department, developers, testers,
And project manager is also a part of development department, but project manager is someone who has much more experience than these guys. So he works as a bridge between client as well as development team. He may be uh, in past as a worked as a developer or as a tester. So for being a project manager, it's not required. Then you must know the coding and all, but you must understand the technicalities of the projects. You should must know the what is the technical terms and what is the requirement experience. Here, project manager is involved both in BRS and SRS preparation, Yeah. right? Yeah. Project manager converts BRS into SRS because he knows very well every technical glitches Okay. and all technical terms. Okay, thank you. Yeah. Okay. तो वो क्या करेगा, वो BRS को SRS में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये SRS, इसी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ये जो SRS है, कई बार क्या होता है आपको SRS मिलता है, कई बार SRS क्या होता है नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो अभी SRS उसका बन रहा है, वो धीरे धीरे बना रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कई बार ऐसा हुआ कि ठीक है आप काम भी कर रहे हैं और चीजें भी चल रही हैं, ये आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा, आपके सीनियर होंगे आपको असिस्ट करने के लिए कि ये ठीक है, ये छोटा सा मॉड्यूल है, इसको चेक कर लो कि ये एज पर रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। आपको बता दिया है कि इसमें ये करना है, ऐसे ऐसे करके चेक कर लो कि ये ठीक से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इतना सा रहेगा। फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके सीनियर्स आपको रहेंगे असिस्टेंस देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको SRS हो गया, BRS हो गया और SRS हो गया। अब SRS के हिसाब से सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक प्रोजेक्ट किसी कंपनी में कैसे आता है, वो उसका सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ताकि आपको एक आइडिया हो। कहीं कोई नहीं पूछेगा, ये कोई भी नहीं पूछेगा, किसी इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, आपको पता रहे कि क्या कैसे होता है। ठीक, ये हो गया, ये पार्ट खत्म। अब हम आते हैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्ट। फेसबुक जो है ये क्या है, मेटा का एक वो है, प्रोडक्ट है। वर्ड फाइल, एक्सेल, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जब कोई कंपनी मार्केट का एनालाइज करके, ठीक है, मार्केट की एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है कि ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के लिए जरूरी है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसा, तो वो जिस प्रोजेक्ट पे काम करती है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। इट मीन्स जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खुद का कोई कंपनी अपना कोई प्रोजेक्ट बना रही है, किसी और को नहीं, थर्ड पार्टी से नहीं बनवा रही है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो क्या करती है, अपना ही कुछ बना रही होती है। जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है इन्हीं को सर्विस बेस्ड कंपनीज भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं, वही सेम काम जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक क्लाइंट होगा, क्लाइंट आएगा, फिर मार्केटिंग टीम आएगी, तो ये चीज यहाँ काम करेगी। और प्रोडक्ट बेस में क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, अपने बंदे रखेगी, वो क्या करेंगे, मार्केट की एनालिसिस करेंगे और कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो पूरे मार्केट को मतलब पूरे मार्केट को जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो यही डिफरेंस है प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट में, सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ये भी कहीं नहीं पूछेगा आपसे, किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। अब सबसे पहले ये देख ले हम लोग कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है या प्रोग्राम है कोई। ठीक, सारे प्रोग्राम, जब आप पता नहीं यहाँ टेक्निकल से तो कोई नहीं होगा,
बट आपको पता होगा कि हाँ सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आप इसमें प्रोग्राम करते हैं एंड देन ये सारे स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, बैकएंड पे रन होते हैं। बैकएंड क्या है, जो भी चीजें आपको नहीं दिख रही हैं वो सब बैकएंड है। जो भी आपको दिख रहे हैं वो फ्रंट एंड है। ठीक है, अब मैं यहाँ चलता हूँ, दिखा दूंगा फ्रंट एंड। ये जो भी आपको दिख रहा है यूजर इंटरफेस, यही फ्रंट एंड है। ठीक, अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ सर्च पे बटन पे क्लिक किया, ठीक, तो एक पेज खुल गया। ठीक, जाए फिर मैं बैक चलूँ, ये आपको दिख रहा है कि हाँ फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है कि हाँ एक पेज खुल रहा है, बट बैक एंड पे चल क्या रहा है देखिएगा आप। बैक एंड डॉक्यूमेंट फिजिट से नेटवर्क्स में देखिए, मैं अगर सर्च पे क्लिक करता हूँ यहाँ, तो अब देखिए बैकएंड में क्या हो रहा है, ये सारी एपीआईज चल रही हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। ये दिख रहा है 200 200 302, ये सारी एपीआईज बैकएंड में काम कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ से उठ रही हैं। मैं आपको, मैंने दिखा दिया, मैं आपको कौन सा दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ क्या है फ्रंट एंड बैकएंड। जब आप यूजर इंटरफेस से, यूआई से, ठीक है, फ्रंट एंड से, क्योंकि जो भी हर आदमी को इतना टेक्निकली एडवांस होगा नहीं, तो फ्रंट एंड से आप जो भी कमांड देते हैं, ये कमांड क्या होता है, पहले डेटाबेस में जाता है और फिर डेटाबेस से आपको एक रिस्पॉन्स आता है। ये रिक्वेस्ट गई, ये रिस्पॉन्स आएगा आपको, और फिर वो रिस्पॉन्स आपको फ्रंट एंड पे दिखता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये पीछे, ये रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट का जाना, रिस्पॉन्स का आना, डेटाबेस से इंटरेक्शन, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा बैक एंड हो गया। ये पूरा बैक एंड है जो एकदम आपको पता ही नहीं चल रहा है, दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका जो भी काम होगा एज ए ETL टेस्टर, सारा बैक एंड का है, सब कुछ बैक एंड है। आपको आपको क्वेरीज लिखनी होंगी, ये हम लोग आगे करेंगे, क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, पूरा का पूरा एसक्यूएल करना है हम लोग को। तो कैसे क्वेरीज लिखी जाएंगी क्या है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। जो भी आपको नहीं दिख रहा है वो सब कुछ बैक एंड है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये काम होता है एपीआईज का। यहाँ एपीआईज वर्क करती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो बैकएंड है, डेटाबेस है, इसकी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज 1, और जो फ्रंट एंड है इसकी लैंग्वेज अलग है। तो एपीआई क्या करता है, एपीआई इज वर्किंग एज अ मीडिएटर बिटवीन टू लैंग्वेजेस, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये इनकी लैंग्वेज भी समझता है, ये डेटाबेस की भी लैंग्वेज समझता है, और फिर ये क्योंकि ये दोनों आपस में, इन दोनों की लैंग्वेज जो है पूरी तरह से अलग है, ये जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है। तो इसके लिए हमको एपीआईज की जरूरत पड़ी। एपीआईज यहाँ जाती है बैक एंड से, डेटा को लेके आती है डेटाबेस से, और फिर जो है हमको फ्रंट एंड पे शो कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा। अच्छा, प्रोग्राम पे मैं आपको समझाने लगा बैक एंड फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं बैक एंड फ्रंट एंड। कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरह की, ये कॉन्सेप्ट में बैक एंड क्या है फ्रंट एंड क्या है मैंने दिखा दिया, मैंने बता दिया। फिर दिक्कत, कोई डाउट?
प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मैं तब पे आगे बढ़ता हूँ। फिर सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसी को परफॉर्म करता है। एक डिजायरेबल रिजल्ट्स होते हैं कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्पेसिफिक टास्क जैसे अभी अलग अलग हो सकता है। फेसबुक का काम क्या है? सोशल मीडिया। गूगल पे का काम क्या है? फोन पे। जोमेटो का काम क्या है? सब अलग अलग है। सब अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और सबके पीछे क्या है? कोडिंग ही है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ठीक, और हमारा काम क्या है? हमारा काम है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? हो गया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? ये जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? ये SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC का पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा SDLC वर्सेस STLC। ये हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है मैं अभी बता देता हूँ। एज ऑफ नाउ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड ये एक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है। कीवर्ड, दो कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको। पहला डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई। जो कीवर्ड्स है आप सिर्फ उसको पकड़े रहिए, बाकी स्टेटमेंट आप बड़े आराम से फ्रेम कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज सॉरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बग है या नहीं है। ठीक है, आपको डिटेक्ट करना है कि बग कहाँ कहाँ आ सकता है। जैसे जब भी हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे, फंक्शनैलिटी जैसे हमने अभी फेसबुक का एग्जांपल देखा। फंक्शनैलिटी में क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन। ये तीनों लगाने के बाद जब हम करेंगे, लॉगिन बटन पे जब हम हिट करेंगे, फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड के बाद लॉगिन बटन पे जब हम हिट करेंगे तो हम राउट हो जाएंगे लॉगिन पेज पे, मतलब फेसबुक के लैंडिंग पेज पे। ठीक, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है? जिस भी पेज पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक, वो है या किसी भी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज है, जो मेन पेज है, होम पेज है, उसी को हम लोग लैंडिंग पेज भी कहते हैं। तो डिटेक्ट कैसे कीजिएगा? फंक्शनैलिटी के केस में कि आप ये चेक करना पड़ेगा आपको कि यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूजर नेम डाले हैं सही, आप पासवर्ड डाले हैं सही, लेकिन आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर जाइए, बट आप लॉगिन कर ही नहीं पा रहे हैं। इट्स अ बग। तो आपको ये देखना है। दूसरा, अब इसके बाद जितने भी केसेस बनेंगे, यही दो कॉन्सेप्ट्स और आ जाते हैं। पहला पॉजिटिव टेस्टिंग और दूसरा निगेटिव टेस्टिंग। एज ए डेवलपर आपका काम है एज मच एज आप कर सकिए निगेटिव टेस्टिंग कीजिए। आपको जब आप निगेटिव टेस्टिंग कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, ये एप्लीकेशन कहाँ क्रैश हो रही है, ये एप्लीकेशन कहाँ गलत काम कर रही है। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के केस में है ये, फंक्शनैलिटी के केस में कहाँ ये गलत परफॉर्म कर रही है, जो डिजायर्ड नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होगी? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एकदम सीधा सा ऐसे समझ लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग है। जैसे फेसबुक पे ही है, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन बटन हिट करें तो वो लॉगिन कर जाए लैंडिंग पेज, वो लैंडिंग पेज पे राउट कर जाए। ये क्या है? ये फंक्शनैलिटी है। और जैसे ही ये फंक्शनैलिटी है, ये पॉजिटिव टेस्टिंग हो गई। इसी को हम लोग पॉजिटिव फ्लो भी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन का पॉजिटिव फ्लो बताइए, आप अपने एप्लीकेशन का फ्लो बताइए, तो आपको पॉजिटिव फ्लो बताना होगा
कि ये करते हैं, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर हम जो है कि लैंडिंग पेज पे राउट हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई अगर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे आप क्या करते हैं, आप यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन पे गए, फिर आप क्या कि जो भी सेक्शन है, जो भी चीज़ आपको बाई करनी है, आप उस पे गए, उसको ऐड टू कार्ट किया, फिर पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद आपको एक मेल आ जाना चाहिए, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ जाना चाहिए, आपको आपके जो है कि आपके आइटम्स में वो पूरा आपका आइटम दिखना चाहिए, कब डिलीवरी है उसकी, कब वो शिप हो रहा है, सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फ्लो हो गया। अब इसमें कई निगेटिव फ्लोज बनेंगे, तो इसको देखना कि मान लीजिए कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कहीं फेल हो गया बीच में, तो फिर वो किस पेज पे राउट होगा, फिर वो उस केस में यूजर को क्या दिखाना है, ठीक है। तो ये निगेटिव फ्लो होता है। तो यहीं से पॉजिटिव टेस्टिंग और निगेटिव टेस्टिंग का वो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आपको डिटेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए यूआई की केस में, यूआई है मतलब यूआई का मतलब हो गया कि मान लीजिए लोगो है, लोगो अगर गलत है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं यार लोगो तो गलत है, इसमें हमको लोगो जो मिला था वो स्क्वायर में मिला था और जो डेवलपर ने लगाया वो राउंड में लगाया, सर्किल में लगाया है। तो ये आइडेंटिफाई आप कर लिए। उसके बाद मान लीजिए लोगो का केस हो गया, कलर का केस हो गया। कलर, लोगो में अगर ब्लैक कलर है, ठीक, और आप डेवलपर ने क्या किया, उसको येलो कलर दिया है, तो ये क्या हो गया, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं ये तो गलत है यार, ये नहीं होगा, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कि ये भी बग है, ठीक। लोगो हो गया, लोगो हो गया, कलर हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट को देखिए, मान लीजिए कि यू नेम का ऑप्शन है, ये है फर्स्ट नेम और यहाँ कहीं लास्ट नेम है, तो इस तरह तो ऐप रहेगा नहीं। ये अलाइनमेंट का जो इशू है, आपको ये भी देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ आ गया कि किस तरह से आप जो है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, एक्टिविटी है, डिफाइन डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई करने की बग्स को, ठीक। क्या इसका एम क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, एम क्या है, तो एम ये है जो भी प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। क्वालिटी प्रोडक्ट रिलीज करना ही मेन एम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, कि वो बग फ्री रहे। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ बग फ्री, बग फ्री, तो बग फ्री का क्या मतलब है, यही मेन एम होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट और है, मैं मतलब बता देता हूँ। ये यूज तो कहीं वो पूछेंगे नहीं, हालांकि इंटरव्यू में तो कहीं नहीं पूछेंगे। होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें एक कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी और एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होगी। रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बट एक्सपेक्टेशन क्या है यूजर की, कि अगर मान लीजिए यूजर जो है रॉन्ग यूजर नेम डाल देता है, तो इस केस में उसको एक एरर मैसेज आए, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन यूजर की ये है कि अगर वो लॉग इन कर जाए और लॉग आउट करे, तो फिर अगर दोबारा लॉग इन करता है तो वो लॉग इन कर जाए, ऐसा ना हो कि वो लॉग इन ही ना कर पाए। ये भी इसकी एक्सपेक्टेशन है। वो जो एप्लीकेशन होता है वो सीमलेस होना चाहिए, एकदम स्मूथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी पेज पे, किसी बटन पे, कई बार आप देखेंगे आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, आपने किसी सेक्शन को, कॉर्नर सेक्शन को उठाया और कहीं किसी एक सेक्शन पे आपने क्लिक किया, तो आप क्या हो रहा है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन से बाहर आ जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यूएक्स की बात आती है, यूजर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बहुत, यूजर एक्सपीरियंस जो है
कि कोई ऐसा यूआई ना हो जो बहुत चुभ रहा हो, बहुत अजीब लग रहा हो। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होती है। एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि ऐसा ना हो कि जो भी आपका क्लाइंट होगा, मान लीजिए क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या चाहेगा? क्लाइंट ये चाहेगा आपसे कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, वो क्या हो, वो हर फोन पे चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन वाले ही उसको चला रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर उसका जो कवरेज है, उसकी जो पकड़ है अपने कस्टमर्स पे, वो कस्टमर्स पे जो पकड़ है उसकी, वो कमजोर पड़ जाएगी। उसके कस्टमर्स वो हर वर्जन पे चले, हर फोन पे चले, मोबाइल पे भी चले, ये एक्सपेक्टेशन होती है। जो भी आपका क्लाइंट होगा वो मोबाइल पे चले, वो उसका वेबसाइट पे चले। ये सारी एक्सपेक्टेशंस है। ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है यूजर की भी और क्लाइंट की भी, ये सब आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इसको हम लोग अलग से करेंगे। इसमें है फिर 6 डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें। जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या है, ये जो भी आपका क्लाइंट होगा, ठीक, उस क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होगी कि अगर ऐप पे 1 लाख लोग एक बार में आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो 1.5 लाख लोगों के लिए अपना एप्लीकेशन बनवाएगा। कि अगर 1.5 लाख लोग आते हैं, मान लीजिए फोरकास्ट वो करता है कि 1 लाख के लिए चाहिए, तो वो सेफ साइड जाके 1.5 लाख लोगों के लिए बनवाएगा। बट ऐसा ना हो कि 90,000 लोग ही आ रहे हैं, ठीक है, और वो एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। या 1.5 लाख लोग एक साथ अगर आ गए तो वो एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। अब इसमें क्या है, अब जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब आगे करेंगे हम लोग, तो 3 डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट होते हैं इसमें। पहला ये है कि आप लोड टेस्टिंग करते हैं, दूसरा स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। लोड में क्या होता है, आप लोड धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इन सब पे लोड कब बढ़ेगा? दिन में तो एक लोड तो रहेगा ही, बट सडन शाम जैसे होगी वैसे क्या होगा, इस पे ट्रैफिक हाई हो जाएगा। तो ये क्या है, धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस टाइम पे, वो ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन क्रैश हो जाए जब ज्यादा लोग आने लगे। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होगा, स्ट्रेस टेस्टिंग में अचानक से सडन जो है लोड बढ़ जाएगा एकदम ज्यादा। अब इसका सीन क्या है, जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सेल आता है, ठीक है, अगर 11 बजे सेल आ रहा है, तो आप देखिएगा 10:55 पे जो रश होगा, जो लोड होगा एप्लीकेशन पे, 11:02 पे वो इसका कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो अचानक सडन लोड पड़ता है ऐप पे। तो आपको ये देखना है कि इस केस में तो एप्लीकेशन कहीं क्रैश नहीं हो रही है। तो ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात है, अलग बात है, ठीक। बट जो एक्सपेक्टेशन है आपके क्लाइंट की, आपके यूजर की, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है एज अ टेस्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो और जो भी एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल हो। इसके लिए फिर अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं टेस्टिंग में भी, टेस्टिंग ब्रांच भी बहुत बड़ी होती है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए पूरा एप्लीकेशन डेटाबेस पे काम करता है, तो उसके लिए पूरा डेटाबेस अलग से एक वो होगा, डेटाबेस का अलग क्यूए टीम होगी, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, आप क्यूए ही बनेंगे, ठीक। उसके बाद ठीक है, टेस्टिंग क्यों जरूरी है स्टार्टिंग फेज में ही, एसडीएलसी में ही? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, अगर वो लाइव चला गया, तो एप्लीकेशन अगर लाइव चला गया है और उस समय अगर कोई बग आ जाता है, मान लीजिए जोमेटो है, ठीक है, अभी का केस ले लीजिए एकदम सिंपल सा, जोमेटो है, जोमेटो पे हर घंटे मतलब पर आवर जो है, उस पे जो लोड है और जो उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट कर ही रहा है इनको, ठीक है। अगर मान लीजिए जोमेटो के ऐप पे लाइव जाने के बाद, लाइव जाना का मतलब कहते हैं इसको प्रोडक्शन पे चले जाना, ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन पे चला गया है, तो प्रोडक्शन पे जाने के बाद अगर उस ऐप में किसी तरह का बग आ गया, तो इस बग को रिजॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर डाउन करना पड़ेगा। आप सुने होंगे कई बार होता है कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। कई बार सर्वर के डाउन होने का कई कारण होता है, कई बार तो डिफरेंट रीजन है। कई बार तो क्या होगा, सर्वर पे लोड इतना ज्यादा है कि सर्वर उसकी वजह से डाउन हो गया है, ठीक है। कई बार अगर कोई ऐसा मान लीजिए वो आ गया, बग आ गया,
और उस बग को फिक्स करने के लिए भी डेवऑप्स टीम क्या करेगी, सर्वर को डाउन कर देगी। अब इस केस में सोचिए 1 घंटे अगर मान लीजिए अगर किसी बग को फिक्स करने में लग गया तो उस 1 घंटे में कंपनी को कितना लॉस होगा मॉनेटरी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ताकि ये कंडीशन ना आए, रिग्रेस टेस्टिंग्स होती हैं, बहुत ही ठीक से टेस्टिंग की जाती है और कोशिश की जाती है कि सारे के सारे जो भी हमारी कोर फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी टेस्ट कर ली जाए ताकि किसी तरह का कोई भी बग आने का कोई चांस ना हो। और अगर इन केस ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, हम हॉट फिक्सिंग करते हैं। हॉट फिक्सिंग एक अलग टॉपिक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सर्वर थोड़ी देर के लिए डाउन किया और फिर तुरंत जो है कि बग को फिक्स कर दिया, ठीक है। इसलिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के पहले। कोई दिक्कत? ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो ठीक ठाक कि हाँ ठीक है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए ये जरूरी है, कौन सारे केस में इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ रियल लाइफ के, ताकि आपकी समझ ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, क्योंकि अभी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर रिलीज कर सके। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वही उसकी क्वालिटी है। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है अगर वो सारी जस्टिफाई हो रही हैं, आपने सारी चीजों को टेस्ट कर दिया है, बना दिया है, वो एज पर आपके रिक्वायरमेंट अगर वो काम कर रही है, वर्क कर रही है फंक्शनलिटी, इट मींस आपने क्या किया, क्वालिटी को इंश्योर कर दिया है, ठीक है। अब इस क्वालिटी में चीजें क्या क्या आती हैं। पहला तो वो बग फ्री हो, सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। दूसरा जो है वो डिलीवर हो ऑन टाइम, ये भी क्वालिटी का एक पैरामीटर है, डिलीवरी ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब आज का टाइम दिया है, मैंने अगर कहा है क्लाइंट को कि मैं 1 फरवरी को आपको एप्लीकेशन जो है कि डिलीवर कर दूंगा, तो मैं जो है कि डिलीवर ही नहीं कर पा रहा हूँ, फिर क्या हो गया, फिर आपने क्या है कि क्वालिटी के पैरामीटर्स पे आपने काम नहीं किया, आपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के साथ समझौता कर दिया। डिलीवरी एकदम ऑन टाइम होनी चाहिए, क्वालिटी का एक ये भी पैरामीटर है। हालांकि ये कभी नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक ब्रॉडर वो देख लें। तीसरा बजट में हो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज लेनी है, आपको अगर वन हुसैन का शर्ट लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बजट के साथ, क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो फिर बजट भी तो आपको देखना पड़ेगा। ये दोनों क्वालिटी और बजट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतना ज्यादा बजट आपका होगा ही होगा। जैसे कई साइट्स आप देखते हैं उसके यूआईज जो आते हैं, यूआई फट जाता है जो आप देखते हैं, और कई जो है कि वो कई साइट्स पे आपको जो यूआई दिखता है, जो पिक्स दिखते हैं, वो एकदम एचडी क्वालिटी के होते हैं। तो जब इस लेवल की कोडिंग होगी तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, यहाँ पे आप अभी जब और अंदर जाइएगा तो आपको पता चलेगा HTML और CSS, इसे CSS का खेल है सारा। क्यों कोई पिक्चर बहुत हाई क्वालिटी में दिखती है, क्यों कोई पिक्चर बहुत लो क्वालिटी में दिखती है, क्यों कोई वेबसाइट बहुत HD दिख रही है, क्यों कोई कम दिख रही है। तो जब आप अच्छी कोडिंग कराएंगे तो फिर आपका बजट भी बढ़ेगा। उसके बाद वो मेंटेनेबल हो, ऐसा ना है कि, क्योंकि एक बार आपने क्या कर दिया कि अगर आपने साइट को एक बार लाइव पे डाल दिया, प्रोडक्शन पे डाल दिया, तो उसको टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना पड़ता है, कोई अपडेट डालना है, कोई कुछ डालना है। तो ऐसा ना हो कि मतलब एक बार साइट सस्ते में बना दिया और फिर वो मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट ही नहीं दे पा रहा है आपका जो क्लाइंट है। तो ये चीज इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी में ये भी 3-4 चीजें आती हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, फिर उसके बाद क्लास। And CSS will be done by the software tester only? No, this is the part of development, HTML and CSS. HTML, CSS, Java, JavaScript. It will be done by the development team, or it will be Wait. Listen. I think
क्लियर दिस डाउट। डेवलपमेंट टीम, ठीक। Yes. अब इस डेवलपमेंट टीम में देर आर different positions, different like developers are also here. QA means tester, and here DevOps and all, they are dealing with server side. They are all technical teams. Development team, no, wait, it's better to call it technical team. Okay, now developers, senior developers, junior developers, development team, they are responsible for development of application. इनका काम है ये डेवलप कर देंगे बस, ठीक। कोई भी चीज है, आपने कहा कि मुझे लॉगिन बटन ऐसा ऐसा चाहिए, इनका काम है ये क्या करेंगे, ये कोडिंग की हेल्प से CSS HTML जावा का यूज करके ये आपको पूरा वो एप्लीकेशन बना के दे देंगे UI पे, ठीक। फ्रंट एंड हमको मिल जाएगा, ठीक। अब डेवलपर्स भी दो तरह के होते हैं, मतलब मैं बहुत ही ब्रॉड यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। पहला क्या होंगे, पहले होंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि फ्रंट एंड की लैंग्वेज मैंने आपको बताई कि फ्रंट एंड की लैंग्वेज अलग होती है, फ्रंट एंड डेवलपर्स। दूसरा होंगे बैक एंड डेवलपर्स। आज तो बैक एंड पे कोई बात ही नहीं कर पाया मैं, कल बात करते हैं इस पे ठीक से, आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो फ्रंट एंड के अलग डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड के अलग डेवलपर होते हैं। जिनको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, तो आप देखे होंगे कई जगह फुल स्टैक डेवलपर की बात होती है। तो वो डेवलपर जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है, ठीक। तो ये डेवलपर्स की टीम है पूरी। टेस्टर्स में क्या है, टेस्टर में फिर टेस्टर क्या करते हैं, टेस्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए टेस्टर में सबसे पहले तो कोई भी होगा, कोई भी अपना करियर यहीं से स्टार्ट करेगा, मैनुअल टेस्टिंग, ठीक। अब मैनुअल टेस्टिंग के साथ, अब मैनुअल ही बेस है सबका। मैनुअल के बाद क्या होता है, आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ETL टेस्टर बन गया, ठीक। कोई ऑटोमेशन में चला गया। जब आप ऑटोमेशन पढ़ाएंगे, जैसे आज से ऑटोमेशन टेस्टर बन गया, तो अब ऑटोमेशन में क्या है, आप क्या कीजिएगा, आपको जावा आना चाहिए, एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, जावा या पाइथन, ठीक। आपको सेलेनियम आना चाहिए, टेस्टंजी, कुकुम्बर, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। तो आप जब ये सारी चीजें कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल के बाद आप ऑटोमेशन में चले जाएंगे, ये दूसरा लेवल हो गया। ऑटोमेशन के बाद फिर आपका पोस्ट और बढ़ा, तो आप SDET में चले जाएंगे, SDA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग। तो ये सारा वो है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें अब इसमें बताइए कि कहाँ डाउट आ रहा है आपको, समीक्षा। यस, सो आई वाज थिंकिंग वो जो डेवलप्स वाले वो क्या करते हैं, वो जो लास्ट में लिखे हैं ना, पहले तो डेवलपर्स वो आप बता दिए, देन यू वेंट टू लाइक GA, आई मीन दैट सॉरी QA, देन व्हाट अबाउट द डेवलप्स, डेवऑप्स, लास्ट वन? ओके ओके। डेवऑप्स क्या है, ये सर्वर साइड काम करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन एक बार बन गया, ठीक, डेवलप हो गया, आपने टेस्ट कर दिया, ठीक है। टेस्ट करने के बाद अब सारी चीजें जब ठीक चल रही हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये डेवऑप्स टीम का काम होता है। डेवऑप्स देखिए, डेवऑप्स ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहला डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। जो भी सर्वर साइड काम होगा, सर्वर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सर्वर कभी डाउन हो गया, तो सर्वर पे काम करना, ये जो काम है, ये डेवऑप्स का काम है, ठीक है। एक बार साइट लाइव चली गई, तो फिर डेवऑप्स टीम उसको देखेगी, डेवऑप्स का काम है। ओके, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है, ये बता दिया बस इसलिए कि ताकि चलिए ठीक है, पता रहे। या जस्ट फॉर द लाइक, या जस्ट फॉर द नॉलेज। बाकी हो गया क्लास का टाइम, आई थिंक मैं भी ही इंतजार कर रहा Yeah, it's late for me too. हूँ। Okay, just a minute, let me stop the recording first.